मैं अपने क्लिनिक पर बैठी हुई थी और बाहर एक बहुत बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। वो इतनी बड़ी सी रंग की गाड़ी थी कि उसे देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। बहुत अरसे से मैं ऐसी ही गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश रखती थी, मगर ये सब मेरे बस में कहाँ था। मैं बस क्लिनिक की खिड़की से हंसत बुरी निगाहों से उस गाड़ी को देख रही थी कि जब उस गाड़ी में से एक बूढ़ा उतरा और साथ ही एक लड़की भी। वो बहुत कम उम्र लड़की थी जिसे वो बूढ़ा हाथ पकड़कर मेरे क्लिनिक के अंदर ला रहा था। और ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि वो मेरे क्लिनिक में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेरा क्लिनिक तो सिर्फ औरतों की खास मसाइल के लिए था और वो लड़की काफी छोटी थी। मैं जल्दी से सेट होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं थी, मैं एक नर्स थी जिसने सालों एक गवर्नमेंट अस्पताल में नौकरी करने की तजुर्बा हासिल किया था और फिर तनख्वाह मिलने की वजह से अपना ही क्लिनिक खोल लिया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं डॉक्टर नहीं बल्कि नर्स थी। मैं हमेशा खुद को डॉक्टर ही जाहिर करती थी। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, मैंने एक पेशेवराना संजीदगी अपने चेहरे पर ताड़ी कर ली और अपनी ऐनक नाक को टिकाते हुए उन्हें गौर से देखा। उस बूढ़े ने कमरे का जायजा लिया और फिर बराह रास्त मेरे सामने बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वो लड़की बेचारी खौफ के मारे दीवार से लगकर खड़ी हो गई थी। उस बूढ़े ने पकड़ के से तमहीद के नोटों की एक भारी गद्दी मेरे मेज पर रखी और खरखरी आवाज में बोला कि डॉक्टर साहिबा, इस लड़की को अबॉर्शन करना है और ये काम आज ही होना चाहिए। मैंने उन नोटों को देखा तो मेरा दिल जोर से धड़का, मगर मैंने अपनी तरबियत का फायदा उठाया और चेहरे पर गुस्से की तासुरात लाते हुए उन पैसों को एक तरफ धकेल दिया। मैंने सख्ती से कहा कि आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैं खानदानी डॉक्टर हूँ और यहाँ सिर्फ कानूनी और जायज मरीजों का इलाज होता है। आप जिस काम की बात कर रही हैं वो एक संगीन जुर्म है और मैं अपनी बरसों की इज्जत एक लम्हे में खाक में नहीं मिला सकती। आप मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाएं। उस बूढ़े के चेहरे पर थोड़ी परेशानी आई और उसने अपनी जेब से एक और गड्डी निकाल कर पहले वाले के ऊपर रख दी। वो कहने लगा कि डॉक्टर साहिबा, इज्जत और शोहरत सब पैसों से बनती है, आप बस इस बोझ को खत्म करें। मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। मैंने अभी भी हामी नहीं भरी, बल्कि अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और कहा कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, इसमें लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है और अगर पुलिस को पता चल गया तो मेरा क्लिनिक सील हो जाएगा। मैं ऐसे गैर कानूनी कामों में हाथ नहीं डालती। बूढ़ा मेरी सी हिचकिचाहट को देखकर मजीद बसीद हो गया और उसने अपनी गाड़ी की चाबी भी मेज पर रख दी और बोला कि ये सब आपका है, बस मेरा ये काम कर दे। मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए सोचा कि अब शिकार पूरी तरह जान में फंस चुका है। मैंने गहरा सांस लिया और कहा कि ठीक है, मैं पहले लड़की का मुआयना करूंगी और देखूंगी कि सूरत हाल क्या है। अब बाहर बैठी बूढ़ा बाहर निकला तो मैंने लड़की को अपने करीब बुलाया। वो कांप रही थी और उसकी आंखें बताती थी कि वो कितनी मजबूर थी। मैंने उसे जब अपने करीब बिठाया तो उसकी आंखों में अपनी जवानी की झलक दिखाई दी। वो बिल्कुल मेरी ही जैसी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा माजी मेरे सामने लाकर रख दिया हो। एक लम्हे के लिए मैं सब कुछ भूल गई, पैसा, दौलत, गाड़ी, मुझे बस उसकी आंखों की बेबसी ने तोड़ दिया। और मैंने उसे नरमी से पूछा कि ये बूढ़ा तुम्हारा कौन है और तुम्हें यहाँ क्यों लाया है। और फिर जो बात उस लड़की ने बताई वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की ने अपनी लरसती हुई आवाज में मेरा हाथ थामा और सिसके भरते हुए कहने लगी कि ये बूढ़ा मेरा नाम रुमैसा है और मैंने बहुत ही गरीब घराने में आँख खोली थी। हमारे हालात इतने बुरे थे कि कभी 2 वक्त की रोटी मिल जाती तो कभी फाकों की नौबत आ जाती थी। मैंने बचपन से ही आंखों में डॉक्टर बनने की ख्वाब सजा रखे थे। मैं सफेद कोट पहनकर लोगों की जिंदगी बचाना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ हम जैसे गरीबों के लिए शायद मुमकिन नहीं होता। ख्वाब देखना तो मुफ्त था, मगर उन्हें पूरा करने के लिए जिस सरमाए की जरूरत थी वो हमारे पास कहाँ था। इसीलिए बहुत छोटी सी उम्र से ही मैंने अपनी माँ के साथ काम करना शुरू कर दिया। मेरी माँ शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में सफाई का काम करती थी। मैं रोजाना उसके साथ जाती और वहाँ की बुबास और फिजा में खुद को ढहाने लगी। मैं अपनी माँ का हाथ बटाती, फर्श साफ करती और कचरा उठाती, मगर मेरी नजर हमेशा उन लेडी डॉक्टरों पर होती जो वकार से राहदारियों में चलती थी। मैं हसरत से उन्हें देखती और सोचती कि क्या कभी मैं भी इस मकाम तक पहुँच पाऊंगी। उसे अस्पताल की गंदगी साफ करते करते मैंने इंसानी रवैयों की वो खलासत भी देखी जिससे मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। मुझे याद है कि कैसे लोग हमें हकारत से देखती थी, जैसे हम इंसान नहीं बल्कि उसी कचरे का हिस्सा हो जिसको हम साफ करते थे। मेरी माँ अक्सर मुझसे कहती थी कि रुमैसा, तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो, हम जैसे लोगों की किस्मत में सिर्फ दूसरों की वलाजत साफ करना लिखा है। मगर मेरे अंदर किसी दिल की हार मानने को तैयार नहीं थी। मैंने वही छुप छुप कर नर्सों के काम देखना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्शन लगाना और जख्मों पर पट्टी करना सीख लिया। मैं लोगों से चोरी छुपके बहुत कम पैसे देकर उनकी मदद करने लगी थी। जहां अस्पताल में उन्हें पर्ची बनवाने के लिए 50 रुपए पड़ते, वहीं मैं 20 रुपए में सिर्फ इंजेक्शन लगा देती। मैं बहुत खुश थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वो गरीब मरीज भी मुझसे खुश थे कि उनके कुछ पैसे बन जाते हैं। लेकिन एक दिन एक सीनियर डॉक्टर ने मुझे ये हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वो गुस्से से आग बगोला हो गया और मुझे बाजू से खींचते हुए एक खाली कमरे में ले गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और वो चिल्लाने लगा कि मैं अभी जाकर मैनेजमेंट में तुम्हारी शिकायत करता हूँ। तुम्हें खाकरों की बेटी होकर डॉक्टर बनने की कोशिश कर रही हो। अगर किसी भी मरीज को कुछ हो गया या किसी का रिएक्शन हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
तुम्हें तो सीधा पुलिस के हवाले करना होगा ताकि तुम जैसे लोग अस्पताल के नज्म ज़ब्त से ना खेलें। ये सुनना था कि मेरे खौफ से पाँव थर थर कांपने लगे और मुझे अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आने लगा। मुझे लगा कि आज मेरी माँ की नौकरी भी जाएगी और मैं जेल की सलाखों के पीछे होंगी। मैंने रोते हुए डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े और उसके पाँव में गिर गई। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा कि डॉक्टर साहब, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, हम बहुत गरीब लोग हैं, मेरी माँ की नौकरी छीन गई तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं बस गरीब का भला चाहती थी। मगर डॉक्टर का दिल नहीं पिघला और मुझे धक्के देकर बाहर निकालने ही वाला था कि अचानक उसके लहजे में एक अजीब सी तब्दीली आ गई। उसने मुझे गौर से देखा और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक हवस भरी चमक थी जो मुझे अंदर तक खौफजदा कर रही थी। वो कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं और तुम्हें यहाँ काम करने दूं तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। डॉक्टर का गुस्सा और उसका वो खौफनाक लहजा मेरे वजूद को अंदर तक झंझोड़ रहा था। मैं साकित खड़ी थी और मेरे माथे पर पसीना चमक रहा था। उसने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि मुझे अपनी हड्डियों के टूटने का एहसास हो रहा था। वो बार बार मुझे पुलिस और जेल की धमकियां दे रहा था और कह रहा था कि तुम जैसी 2 टके की छोकरी की ये हिम्मत कि तुम मेरे अस्पताल में बैठकर अपनी दुकान चमकाओगी। मैं तुम्हारी माँ को भी यहाँ से धक्के देकर निकलवा दूंगा और तुम दोनों सड़क पर भीख मांगोगी। मैं उसके पाँव में गिर पड़ी और गिरा कर उससे माफी मांगने लगी। मेरे आंसू उसके जूतों पर गिर रहे थे मगर उसके दिल में रहम का नामो निशान तक नहीं था। मुझे धमकाता, मेरा खौफ उतना ही बढ़ता जा रहा था। मुझे अपनी माँ का वो चेहरा याद आ रहा था जो सारा दिन अस्पताल की रदाइयों में झाड़ू लगाते हुए थक जाती थी। अगर उसकी नौकरी चली जाती तो हमारा कोई सहारा नहीं था। मैंने रोते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा कभी किसी मरीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, बस मेरी माँ की नौकरी बचा ले। वो एकदम खामोश हो गया और उसने मुझे झटके से जमीन से उठाया। उसकी आंखों में अब वो गुस्सा नहीं था बल्कि कैसी गंदी नजर थी जो मेरे कपड़ों को चीरती हुई महसूस हो रही थी। उससे मेरे चेहरे के करीब आकर सरगोशी की कि रुमैसा, तुम हो तो बहुत खूबसूरत और इतनी सी उम्र में इतनी हिम्मत रखती हो कि अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ खत्म हो सकता है, बल्कि मैं तुम्हें इस अस्पताल में वो मकाम दिलवा सकता हूँ जिसका तुमने सिर्फ ख्वाब देखा है। मैं हैरान रह गई कि अभी तो ये शख्स मुझे जेल भेजने की बातें कर रहा था और अब उसके लहजे में ये शहद का हंसी आ गया। मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा कि डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? उसने एक मकाराना मुस्कुराहट के साथ मेरा रुखसार छुआ और कहा कि बस मेरी कुछ छोटी सी ख्वाहिशात हैं, अगर तुम उन्हें पूरा करती रहो तो मैं तुम्हें नर्स भी बना दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है। मेरी रूह तक काम गई। उसकी इस बात में छुपी गलाजत ने मुझे अंदर से मार दिया था। एक तरफ मेरी इज्जत थी और दूसरी तरफ मेरी माँ की रोटी और मेरा वो ख्वाब जो मैं बचपन से देख रही थी। मैं उस कमरे में कैद थी और बाहर दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी मगर मेरे लिए वक्त थम गया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीखूं मगर मेरी आवाज गले में ही फंस कर रह गई थी और आकर धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था और मैं दीवार से लपटी जा रही थी। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि गराज में भाग जाती तो मेरा मुस्तकबिल हमेशा की अंधेरों में डूब जाता। मैंने खुद को उस दिन सिर्फ डॉक्टर के हवाले कर दिया और उसने अपनी हवस पूरी कर ली। मुझे लगा था कि उसके बाद अपने वादे के मुताबिक मुझे अस्पताल में कोई काम दिलवा देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा मगर हवस मिटते ही उसके तेवर बदल गए। उसने मुझे इस्तेमाल करने की बात हकारत से देखा और वकील को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं बदहवास से अपनी चादर संभाल रही थी और वो सर्द लहजे में कहने लगा कि रुमैसा, यही काफी है कि मैं तुम्हारे किसी से कंप्लेन नहीं कर रहा और तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे सामने मत आना। मैं वही खड़ी रोती बिलकती रही। उसके पाँव पड़ी कि तुमने तो वादा किया था, तुमने मेरी सत टूट ली, मैं कहाँ जाऊंगी? मगर उसके दिल में रहम का एक कतरा भी ना था। उसने मुझे बाजू से पकड़कर फहादारी में झटक दिया। मैं किसी न किसी तरह अम्मा से नजरें बचाकर अस्पताल से निकली और गिरती पड़ती घर आ गई। घर आकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और गन पर रोती रही। मेरा जी चाह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं मगर अम्मा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैंने ये भयानक राज अपने सीने में दफन कर लिया और सबसे छुपा लिया। मैंने अम्मा के साथ अस्पताल जाना भी बंद कर दिया। अम्मा पूछती रहती कि रुमैसा, तुम अस्पताल क्यों नहीं चलती? तो मैं सर दर्द या बुखार का बहाना बना देती। मुझे उस इमारत से और उस सफेद कोर से नफरत होने लगी थी लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। चंद दिन गुजरे तो मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे चक्कर आते और जी मतलाता था। मैंने डरते डरते जब खुद मुआयना किया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि मैं उम्मीद से हो गई थी वो गुनाह जो मुझ पर जबरदस्ती मुसानत किया गया था अब वो मेरे वजूद के अंदर पलने लगा था। मैं साकित रह गई कि अब मैं अम्मा को क्या जवाब दूंगी और इस माशरे का सामना कैसे करूंगी। जिस डॉक्टर ने मेरा सब कुछ लूटा था वो तो मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहा था और मैं इस अंधेरी खाई में गिर चुकी थी जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैं रोजाना आईने के सामने खड़ी होकर अपने पेट को देखती और इज़हारों का तार होती कि इस मासूम जान का क्या कसूर है और मेरा क्या कसूर था कि मैं सिर्फ गरीब थी।
और एक ख्वाब देखा था। अब मेरे पास दो ही रास्ते थी, या तो मैं ये सब बर्दाश्त करके रुस्वा हो जाऊं, या फिर खुद वो काम करूं जो आज मैं सड़की के लिए करने जा रही थी, यानी इस बोझ को खामोशी से खत्म कर दूं। मैंने फैसला कर लिया था कि इस डॉक्टर कुत्ती सुकून से तो बैठने नहीं दूंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करती, मेरी माँ को मेरी हालत देखकर अंदाजा हो गया। वो मुझसे पूछने लगी कि मैंने ये गुनाह किसके साथ मिलकर किया है, और जब मैंने रोते हुए उसे सारी बात बताई तो अम्मा ने सर पकड़ लिया। कहने लगी, वो डॉक्टर तो बहुत ही खराब है, उसने पहले भी कई मरीजों की जिंदगी खराब की है, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो सबको डरा धमका के चुप करवा देता है। तू भी उसके झांसे में आ गई। मैंने अम्मा से कहा कि मैं इस बात पर खामोश नहीं बैठूंगी, और फिर मैंने अगले दिन अस्पताल जाकर खूब हंगामा किया। मैं सीधा उस डॉक्टर की कैबिन में घुस गई और सबके सामने उसको गिरेबान पकड़ लिया। मैंने चीख कर सबको बताना शुरू किया कि सफेद कोट के पीछे एक दरिंदा छुपा हुआ है, इसने गरीब की इज्जत के साथ खेला है। अस्पताल की राहदारियों में लोग जमा हो गए। नर्सिंग और वार्ड बॉय हैरत से मुझे देख रहे थे। और डॉक्टर पहले तो बौखला गया, मगर फिर उसने अपनी पुरानी चाल चली और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर बाहर फेंकवाने का हुक्म दे दिया। वो हंसता हुआ कहने लगा कि ये लड़की पागल है और इसकी माँ यहाँ सफाई करती है, ये लोग उससे पैसे बटोरने के लिए ये ड्रामा कर रही हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने उसे बद्दुआएं दी और कहा कि तूने जो बीज बोया है वो एक दिन तेरी अपनी बर्बादी का सबब बनेगा। इस हंगामे का नतीजा ये निकला कि मेरी माँ की नौकरी भी चली गई और हमें वहाँ से रुस्वा करके निकाल दिया गया। हम सड़क पर आ गए थे, न सर छिपाने को छत थी और न ही पेट भरने को रोटी। अम्मा सारा दिन रोती रहती और मुझे कोसती कि तुमने हंगामा क्यों किया, अब हम कहाँ जाएंगे। लेकिन मेरे अंदर की आग ठंडी नहीं हुई थी। मैंने सोच लिया था कि अगर ये दुनिया मुझे इज्जत से जीने नहीं देगी तो मैं फिर दुनिया के सूलों पर नहीं चलूंगी। मैंने खुद अपना अबॉर्शन किया, वो तकलीफ होकर मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने अकेले साथ को सहा और इस बोझ को अपने वजूद से अलग कर दिया। उसी दिन मैंने अहद किया कि मैं नर्स बनकर नहीं बल्कि डॉक्टर बनकर सामने आऊंगी, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। मैंने शहर के दूसरे कोने में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहाँ अपना क्लिनिक खोल लिया। मैंने अपनी माँ को भी वही रख लिया और खुद तो एक तजर्बा कार डॉक्टर के तौर पर मुतारिफ करवाया, क्योंकि मैंने अस्पताल में काम करके इतना कुछ सीख लिया था कि मैं आम बीमारियों और खास तौर पर इन मामलात को डील कर सकती थी जो लड़के चक्कर करवाना चाहती थी। मेरा काम चल निकला। मैंने अपनी मेहनत और इस झूठे सहारे के दम पर अपना जाती घर खरीद लिया। अपनी छोटी बहन को बेहतरीन स्कूल और कॉलेज में तालीम दिलवाने शुरू की ताकि जो ख्वाब मैं पूरा न कर सकी वो मेरी बहन पूरा करे। लेकिन इस बीच मेरी माँ का इंतकाल हो गया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। वे खुद को दुनिया में बिल्कुल तन्हा महसूस करने लगी थी। मेरे लिए कई लोगों ने शादी के रिश्ते भी भेजे, मगर माजी के जख्मों ने मुझे इस तरह चीरा था कि मैं किसी मर्द पर एतवार करने या शादी के बारे में सोचने के लिए भी तैयार नहीं थी। मेरे जहन में बस वही अस्पताल का कमरा और वो दरिंदा सिर्फ डॉक्टर घूमता रहता था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी छोटी बहन पर मरकूज कर दी, उसकी तालीम मुकम्मल करवाई और उसे कच्चे घराने में इज्जत के साथ रुखसत कर दिया। और फिर मैं अपने इस बड़े से घर और क्लिनिक में बिल्कुल तनहा रह गई। मैंने अपने क्लिनिक में काम में मदद के लिए कम उम्र लड़की रखी थी जो सफाई सुथराई और मरीजों को संभालने में मेरी मदद करती थी। वो भी गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, इससे मैं उसे अच्छे खासे पैसे दे दिया करती थी ताकि उसे वो सब ना झेलना पड़े जो मैंने झेला था। इत्तेफाक से पिछले कुछ दिनों से वो छुट्टियों पर अपने गांव गई हुई थी और मैं क्लिनिक में बिल्कुल तन्हा ही थी। जब वो बड़ी सियाह गाड़ी मेरे क्लिनिक के बाहर आकर रुकी थी, उस गाड़ी की चमक उस बूढ़े की जेब से निकलती नोटों की गड्डियां देखकर मेरे अंदर की वो लालची औरत जाग उठी थी जो बरसों की महरूमियत के बाद अब से पैसा बटोरना चाहती थी। मैंने उसका मुंह लड़की की हालत देखकर हमदर्दी की बजाय उसे लूटने का सोच लिया था। मैंने तहैया कर लिया था कि उस बूढ़े से इतनी रकम लूंगी कि मेरी अगली जिंदगी शाहाना गुजरेगी। मगर जैसे ही उस लड़की ने अपना मुंह खोला और वो लरसता हुआ जुमला बोला तो मेरी सारी मंसूबा बंदी धरी की धरी रह गई। उसे मेरी तरफ देखकर कहा कि डॉक्टर साहिबा, ये बूढ़ा मेरा मालिक है। मैं इसके एक बहुत बड़े और आलिशान बंगले पर नौकरी करती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे इस दुनिया में बीमार माँ के सिवा कोई नहीं है। मेरी माँ पिछले 3 महीनों से बिस्तर पर पड़ी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उनके इलाज के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मैंने हर जगह हाथ फैलाए, हर किसी से मदद मांगी, मगर इस दुनिया में किसी ने मेरी पुकार न सुनी। आखिरकार जब मैं थक हार गई तो मैंने उसी बूढ़े मालिक के सामने जोड़ी फैलाई और अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांगी। उसने मेरी बेबसी को अपनी हवस की ढाल बना लिया। उसने मुझसे कहा कि वो मेरी माँ की इलाज का सारा खर्च उठा लेगा, लेकिन उसके बदले में उसे मेरी जवानी वो मेरा वजूद चाहिए। पहले तो ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने सोचा कि मैं भीख मांग लूंगी, फाके कर लूंगी, मगर अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करूंगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ
साथ मेरी माँ की हालत बिगड़ती गई। वो मेरे सामने तड़पती थी और अस्पताल वाले पैसों के बगैर उन्हें हाथ लगाने को तैयार न थे। एक तरफ मेरी गैरत थी और दूसरी तरफ मेरी माँ की जिंदगी का चिराग जो बुझने वाला था। आखिरकार मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं टूट गई और अपनी माँ को बचाने की खातिर मैंने मजबूरन खुद को उस दरिंदे की हवाले कर दिया। मैंने सोचा था कि शायद एक बार की कुर्बानी से सब ठीक हो जाएगा, मगर इस हवस परस्त बूढ़े ने मुझे तमाशा बना दिया। और जब उसे पता चला कि मैं इस हाल में पहुंच गई हूँ तो वो अपनी सफेद पोशी का भरम रखने के लिए मुझे आपके पास लाया है ताकि वो उस गुनाह के सबूत को हमेशा के लिए मिटा सके। डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मेरी माँ को इस बात का पता चला तो वो जीती जी मर जाएंगी और ये माशा मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो सड़की की बात सुनकर मेरे कानों में साए साए होने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे इस सड़की के रूप में मैं खुद खड़ी हूँ। वही बेबसी, वही गुर्बत और वही दरिंदगी जो बरसों पहले मेरे साथ हुई थी आज दोबारा मेरे सामने एक नई शक्ल में मौजूद थी। उस गुर्रे की वो सियाह गाड़ी और वो दौलत मुझे खून में लथपथ नजर आने लगी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बाहर जाकर उस गुर्रे का गला घोंट दूं जिसने एक मासूम की जिंदगी सिर्फ चंद रुपयों के बदले बर्बाद कर दी थी। लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया क्योंकि मुझे सिर्फ उस लड़की को नहीं बचाना था बल्कि उस गुर्रे को ऐसी बर्तनाक सजा देनी थी कि वो अपनी बाकी मानदा जिंदगी मौत की दुआएं मांगते हुए गुजारे। मैंने उस लड़की की आंखों में झांकते हुए कहा कि देखो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी और मेरा साथ देना होगा। वो लड़की जो अब तो सिर्फ रोना जानती थी, मेरी बातों से उसे जैसे जिंदगी की एक नई उम्मीद मिल गई। उसने अपने आंसू पहुँचे और सर हिलाकर मुझ पर भरोसा करने का यकीन दिलाया। मैंने उसे समझा दिया कि अब बाहर जाकर उसे कैसा बर्ताव करना है। फिर मैंने बड़े इत्मीनान से दरवाजा खोला और उस बूढ़े को अंदर बुलाया। वो बूढ़ा अपनी मोटी टोन संभाले बड़े गरूर से अंदर दाखिल हुआ, जैसे उसे यकीन हो कि पैसा हर जमीर खरीद सकता है। मैंने अपने चेहरे पर एक पेशा वराना मुस्कुराहट सजाई और बड़े अदब से कहा कि देखिए जनाब, मैंने मुआयना कर लिया है, लड़की की हालत अभी थोड़ी कमजोर है, इसलिए मैंने उसी को जरूरी दवाएं दे दी हैं ताकि कल उसका जिस्म इस तकलीफ दे अमल के लिए तैयार हो सके। आपको इसे कल दोबारा इसी वक्त नहीं लाना होगा ताकि मैं उसका बच्चा जाया कर सकूं और सब कुछ खामोशी से ठीक हो जाए। ये सुनकर उस बुढ़े की बदसूरत चेहरे पर कमीनी सी खुशी फैल गई। उसे लगा कि उसका गुनाह अब हमेशा के लिए दफन होने वाला है। उसने मेज पर पहले से पड़ी नोटों की गड्डियों की तरफ इशारा किया और कहने लगा कि डॉक्टर साहिबा, ये तो अभी शुरुआत है, आप बस ये काम सफाई से कर दें। कल जब ये बोझ खत्म हो जाएगा तो मैं वादा करता हूँ कि आपको उस सियाह गाड़ी का तोहफा भी दे दूंगा जो बाहर करी है। और फिर वो उस मासूम लड़की का हाथ पकड़कर फातिहाना अंदाज में वहाँ से चला गया। मुझे उसकी पुश्त देखकर घिन आ रही थी, मगर मैंने अपने गुस्से को दबा लिया क्योंकि मेरा असल वार अभी बाकी था। जैसे ही वो गाड़ी नजरों से उजर हुई, मैंने क्लिनिक का दरवाजा अंदर से बंद किया और अगले दिन का वो खौफनाक मंसूबा तैयार करने लगी जिससे उस बुरे की जिंदगी बदल कर रख देनी थी। मैंने सोच लिया था कि उसे सिर्फ पुलिस के हवाले करना काफी नहीं होगा क्योंकि इस जैसे लोग पैसों के जोर पर छूट जाते हैं। मुझे उसे ऐसी बर्तनाक सजा देनी थी कि वो अपनी मर्दानगी और अपनी दौलत दोनों पर मातम करे। मैंने उस रात एक बहुत कीमती और जदीद वीडियो रिकॉर्डर खरीदा और उसे अपने क्लिनिक के इस तरह खुफिया कोने में छुपा कर नस्ब कर दिया जहाँ से उस बुरे के चेहरे का एक तासुर साफ रिकॉर्ड हो सके। मैंने पूरी रात जाकर अगले दिन का इंतजार किया क्योंकि ये सिर्फ उस लड़की का नहीं बल्कि मेरे मानसिक का भी हिसाब था। जब अगले सुबह वो बूढ़ा दोबारा उसी सियाह गाड़ी में उस मासूम लड़की को लेकर मेरे क्लिनिक पहुँचा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेसब्री थी। वो चाहता था कि बस जल्दी से ये गुनाह मिट जाए और वो अपनी पुरसकून जिंदगी में वापस लौट जाए। मैंने उसे अपने सामने बिठाया और जानबूझ के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। मैंने बहुत संजीदगी से कहा कि देखिए जनाब, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैंने कल रात इस केस पर गौर किया है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं बाद में किसी कानूनी चारेजोई में ना फंस जाऊँ। मुझे पहले सच बताना होगा कि ये लड़की आपकी कौन है और आप इसका अबॉर्शन क्यों करवाना चाहते हैं। पहले तो वो तिल मिला उठा और साफ कहने लगा कि डॉक्टर साहिबा, मैं ये सब बताना जरूरी नहीं समझता, आपको अपनी रकम से मतलब होना चाहिए। लेकिन जब मैंने सख्ती दिखाई और कहा कि इस मालूमात के बगैर मैं ऑपरेशन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अपनी साख और जान प्यारी है, तो वो थोड़ा नरम पड़ गया। उसने एक हकारतमेज़ मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि डॉक्टर साहिबा, हाँ भी ख्वामखा डर रही हैं। ये लड़की मेरी करीब मुलाजमा है, इसकी औकात ही क्या है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ सके। इसकी माँ अस्पताल में मौत और जिंदगी की कश्मकश में पड़ी है और उसके इलाज के सारे पैसे मैं दे रहा हूँ। बस मैं ये नहीं चाहता कि ये बाद में मेरी बीवी और बच्चों को मालूम हो जाए क्योंकि माशी में मेरा एक नाम और मकाम है। इससे मैं इसको अबॉर्शन करवा कर इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। वो बड़ी डिटाई और बेशर्मी से मेरे सामने अपने की गुनाह का एतराफ कर रहा था।
उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसकी ये तमाम गुफ्तगू और उसका मकार चेहरा छोटे से कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है जो उसकी बर्बादी का परवाना बनने वाला था। मैंने उसकी बातें सुनकर अपना गुस्सा जब्त किया और उसे बाहर वेटिंग एरिया में भेज दिया। मैं लड़की को अबॉर्शन के नाम पर क्रिश्चियन थिएटर के अंदर ले गई, लेकिन मैंने उसका बच्चा जाया नहीं किया था, बल्कि मैंने उसे पहले ही समझा दिया था कि उसे सिर्फ एक झूठा नाटक करना है। मैंने उसे बेड पर लिटाया और कुछ चालाक की आवाजें निकालना शुरू की ताकि बाहर बैठे उस बुरे को लगे कि काम शुरू हो चुका है। मैंने लड़की के कान में सरगोशी की कि डरो मत, मैंने तुम्हारा बच्चा जाया नहीं करना, बल्कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस दरिंदे से हमेशा के लिए निजात दिलवाने वाली हूँ। तुम बस थोड़ी देर बाद दर्द का ड्रामा करना और फिर खामोश हो जाना जैसे तुम बेहोश हो गई हो। मैंने कुछ देर बाद कमरे में हल्का सा शोर मचाया और फिर बाहर जाकर उस बूढ़े से कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और अब आपको वो वादा पूरा करना होगा जो आपने मुझसे किया था। वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, मगर उसे क्या पता था कि असल खेल तो अब शुरू हुआ है। उस गुर्रे की जाने के बाद मैंने वो वीडियो उसकी बीवी के नंबर पर भेज थी, वो नंबर जो मैंने उस लड़की फायजा से लिया था, और साथ ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दी। मैंने बड़ी महारत से उस वीडियो में फायजा का चेहरा तो ब्लर कर दिया था ताकि उसकी पहचान और इज्जत महफूज रहे, लेकिन उस बुरे का चेहरा बिल्कुल वाज़ेह रखा था ताकि दुनिया सफेद पोश दरिंदे की असल हकीकत देख सके। देखते ही देखते वो वीडियो आग की तरह फैल गई और सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने हर तरफ उस बुरे की मजम्मत हो रही थी और लोग उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। मैंने फायजा को पहले ही समझा दिया था कि यहाँ से निकलने के बाद उसे क्या करना है। मैंने उसे एक नया फोन और सिम दे दी थी और अपना नंबर उसमें महफूज कर दिया था ताकि वो मुझसे राब्ते में रहे। फायजा अपनी बीमार माँ को लेकर शहर के दूर दराज इलाके में रूपोश हो गई थी, जहाँ उस बुरे का पहुँचना नामुमकिन था। कुछ दिन गुजरे तो फायजा ने मुझे फोन किया और अपनी खैरियत की इत्तला दी। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे मुझ पर पूरा भरोसा था। मैंने उसे तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अपने पास बुलवा लिया और उसे अपने ही घर के किस्से में पनाह दे दी। मैंने उसकी माँ के इलाज का सारा जिम्मा खुद उठा लिया, क्योंकि अब मेरे पास उस बूढ़े से ली हुई वो रकम थी जो उसने गुनाह मिटाने के लिए दी थी, मगर मैंने उसे एक नेकी के काम में लगा दिया था। दूसरी तरफ उस बूढ़े की जिंदगी जहन्नम बन चुकी थी। उसकी बीवी ने वो वीडियो देखते ही उसे घर से निकाल दिया और उसके बच्चों ने उससे हर किस्म का रिश्ता खत्म कर दिया। माशरे में उसकी जो इज्जत थी वो खाक में मिल गई और पुलिस ने इस वायरल वीडियो की बुनियाद पर उसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। वो शख्स जो कल तक अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर था, अब अदालतों के चक्कर काट रहा था और छुपता भी रहा था। फायजा मेरे साथ मेरे घर में महफूज थी। उसे देखकर मुझे लगता था जैसे मैंने अपनी माजी का वो कर्ज उतार दिया जो बरसों से मेरे सीने पर बोझ बना हुआ था। मैंने उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखा और उसे हौसला दिया कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो इतनी शुरुआत है। मैंने तहैया कर लिया था कि मेरा ये क्लिनिक सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं, बल्कि फायजा जैसी मजबूर लड़कियों की पनाहगाह बनेगा, जहाँ उनका सौदा नहीं बल्कि उनकी जिंदगियों की हिफाजत की जाएगी। लेकिन मैं फायजा की माँ के इलाज के लिए उसके साथ उसी सरकारी अस्पताल गई जहाँ कभी मैं फर्श साफ किया करती थी। वहाँ की राहदारियों में चलते हुए पुरानी यादें मेरे सीने में निश्तर की तरह चुभ रही थी कि अचानक हुई नजर उसी डॉक्टर पर पड़ी जो मेरी जिंदगी तबाह करने की वजह बना था। उसे देखते ही मेरे अंदर नफरत की चिंगारियां भर गई और मेरा हाथ लाशऊरी तौर पर मुझे बन दिया। इससे पहले कि मैं उसके पास जाकर अपनी बरसों की तड़प और गुस्सा निकाल के उसे मुझे देख लिया था, वो जो कभी गुरूर और तकब्बुर का बुत बना रहता था अब झुका हुआ और शिकस्ता हाल लग रहा था। वो खुद ही लड़खड़ाते कदमों के साथ मेरे पास आया और अचानक मेरे सामने हाथ जोड़कर ज़रा कतार रोने लगा। वो मुझसे माफी मांगने लगा। मैं हक्का बक्का रह गई और हैरत से उसे देखने लगी कि ये वही शख्स है जिसने कभी मुझे धक्के देकर बाहर निकलवाया था। फिर उसने सिसकियां भरते हुए बताया कि वो अपने गुनाहों पर बहुत शर्मसार है। उसने तस्लीम किया कि उसने इक़्तिदार और हवस के नशे में मुझ जैसी बहुत सी बेबस लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन मकाफाती अमल ने उसे ऐसी सजा दी कि वो कहीं का ना रहा। उसने रोते हुए बताया कि किस्मत ऐसा भयानक खेल खेला कि उसकी अपनी ही इकलौती बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी बेटी किसी लड़के की मोहब्बत की जाल में फंस गई थी और उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। जब वो लड़का उसे छोड़कर चला गया तो उस रुसवाई और गम को बर्दाश्त न कर सकी और उसने अपनी जान ले ली। वो डॉक्टर मेरे सामने जमीन पर बैठकर बीन कर रहा था और कह रहा था कि रुमैसा, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। मेरी बेटी की मौत ने मुझे जीते जी मार दिया है और आखिर मुझे माफ कर दो वरना मैं कब्र में भी सुकून नहीं पा सकूंगा। मैं साकिब थरी उसे देख रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस पर चिल्लाऊं, उसे कहूं कि ये तुम्हारे अपने हाथों की बोई हुई फसल है जो आज तुम काट रही हो, मगर मेरी जुबान जैसे तालबे से चिपक गई थी। मैंने फायजा का हाथ पकड़ा और उसे कहाँ से लेकर मुड़ गई। मैं उसे बिना माफ किए वहाँ से वापस आ गई क्योंकि शायद उसे माफ करने का ज़र्फ मुझ में नहीं था। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बढ़ तो जाते हैं मगर उनके निशान कभी नहीं मिटते। मैंने महसूस किया कि कुदरत का इंसाफ सबसे बड़ा है जिसने उस शख्स को उसी मकाम पर ला खड़ा किया
जहाँ उसे दूसरों को पहुंचाया था। मैं अपने घर वापस आ गई और फाइजा को सीने से लगा लिया और मुझे एहसास हुआ कि बदला लेना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि किसी मजबूत की जिंदगी संवार देना ही असल जीत है। फाइजा और उसकी माँ मेरी फैमिली थे और मैंने अहद कर लिया था कि मेरी बाकी जिंदगी उन लोगों के लिए वक्फ होगी जिन्हें इस बेरहम माशे ने ठुकरा दिया था। मेरा क्लिनिक अब सिर्फ एक इलाजगाह नहीं बल्कि एक उम्मीद की किरण बन चुका था और मैं रुबैसा अब एक जारी डॉक्टर नहीं बल्कि एक सच्ची मसीहा बनकर जी रही थी।